सचमुच में जो कुरान में लिखा हुआ है, हम तो डिबेट करेंगे, जो कुरान में लिखा हुआ है, जो हदीसें हैं, अगर वो पढ़ाया जाने लगेगा और वही मुल्ला बताने लगे तो इस्लाम सचमुच में बिखर जाएगा। लेकिन एक और तस्वीर फिर निकल कर आती है हिंदू चेहरे की, और वो तस्वीर आती है कि मजार पर चढ़कर भगवा लहरा दिया। एक हिंदू ऐसा करता हुआ अच्छा लगता है? तो ऐसे हल्के फुल्के कामों से हिंदू समाज का कोई, आप देखते हो जितने दंगे होते हैं फ्राइडे का जो मॉस्क होता है ना, हथियारें मिलते हैं, ये सब अच्छे नहीं है। ये संकट का चैलेंजिंग चीज है। अल्लाह ने या पैगंबर ने चंद्रमा पर तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया। बंगाल हम देख रहे हैं वक्फ कानून को लेकर, मतलब मुझे लग रहा है 1-1.5 हफ्ता हो गया है। ये सारी चीजों पर आपको क्या लगता है, कैसे लगाम लग सकता है? बंगाल में इसलिए हो रहा है कि ममता बनर्जी अपने वोट के लिए उनको हवा देती है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, पिछले काफी वक्त से एक लंबी चर्चा इस पर चल रही है और आज एक बार फिर से डीप चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या है हिंदू, क्या है हिंदुइज्म, कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है बाकी कल्चर का इस हिंदुइज्म पर? क्या आजकल कूल बनने के चक्कर में इसको और ज्यादा फॉलो किया जा रहा है? क्या वाकई में हिंदू खतरे में है? ये जो सारी चीजें आप अपने आसपास इनके जवाब ढूंढते हैं ना, आज हम इस पॉडकास्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, मुझे पूरा यकीन है इस पॉडकास्ट के अंत तक बहुत हद तक आपके सवालों के जवाब आपके पास होंगे। मेरे साथ स्वामी विज्ञानंद जी मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के चेयरमैन और वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रही हैं, अभी भी कर रही हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आपकी एक किताब आ रही है। हाँ। मैंने वो पीछे रखवाई भी है, द हिंदू मैनिफेस्टो। मैं शुरुआत पहले उसी से करना चाहूंगी, क्योंकि आज चर्चा हिंदुओं पर ही होगी, हिंदुस्तान पर ही होगी, हिंदुत्व पर ही होगी। आपकी किताब में ऐसा क्या है जो हमें उसे पढ़ना चाहिए या वो पढ़ी जानी चाहिए? पहले तो वही ब्रीफ दे दीजिए। तो वो क्या है कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गया संस्कृत और वहाँ शास्त्रों को अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि शास्त्रों में इतना ज्ञान है जो बहुत मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी है और समाज के लिए रिलेवेंट है। उसको कहीं स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना चाहिए। तो ये दिमाग में था, पढ़ा भी था, लेकिन लिखने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, समय लगता है। तो हमने ऋषियों की परंपरा जो है, सूत्र लिखते हैं, ऋषि लोग सूत्र लिखते थे कि सूत्र में बहुत सारा चीज़ समाहित होता था। सूत्र लिखने से सबको अंडरस्टैंडिंग हो जाता, क्लैरिटी हो जाती। तो हमने ऐसे ही करके 8 सूत्र शास्त्रों से निकाले हैं। अच्छा। उसको 2 हिस्सों में हमने बांटा है। पहला 4 सूत्र को हमने सिविलाइजेशन सूत्र कहा है, या जिसको पहले 4 सूत्र को हमने फाउंडेशनल सूत्र कहा है, और बाद के 4 सूत्र को हमने सिविलाइजेशन सूत्र कहा है। तो अब ये 8 सूत्र हमने बनाए हैं। पहला सूत्र, उसमें धर्मस्य मूलम अर्थ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने किया, मीनिंग मैंने प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी हिंदू क्या चाहता है, सब लोग संपन्न हो। बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। दूसरा सूत्र है शत्रुंजय प्रजा रक्षा, ये महाभारत का है। जैसे इकोनॉमी आपकी अच्छी हो गई तो अब आपका डिफेंस मजबूत होना चाहिए। आपका डिफेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि शत्रु को आप हरा सके, तभी आपने जनता की रक्षा कर पाओगे। तीसरा सूत्र है महाभारत का ही है, इसका है नास्ति विद्या समम चक्षु। इसका है नास्ति विद्या समम चक्षु, इसका मीनिंग है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, मीन सबको अच्छी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। स्टेट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। चौथा सूत्र है अविश्रम लोकतंत्राधिकार है, ये शाकुंतलम का है। इसका बैकग्राउंड देता हूँ, बहुत अच्छा है। आप सब नाम जानते हैं शकुंतला का। शकुंतला को गौतमी ऋषि कण्व की पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी लोग दुष्यंत को यहाँ राज दरबार में ले जाते हैं शकुंतला के साथ। तो वहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनका कोर्ट ओवर हो जाता है। जो कॉन्चुकी या रिसेप्शनिस्ट मान लो, जो वहाँ पर बोलती है कि आप लोग अभी भी आए हैं, राजा का कोर्ट ओवर हो गया, राजा तो विश्राम करने गया। फिर वो बोलती है नहीं, अविश्रम लोकतंत्राधिकार है, कि लोकतंत्र में आपका अधिकार है। राजा आएगा, राजा को लोक कार्य में विश्राम
नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो इसको हमने दिखा रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। तो ये मैंने 4 फाउंडेशनल सूत्र, इसको कहीं पर भी कोई भी देश अगर आगे बढ़ना है तो ये 4 चीज़ पर उसको पढ़ा ध्यान देना होगा। इकोनॉमी, डिफेंस, एजुकेशन और डेमोक्रेसी, है ना, पॉलिटिक्स की बात है। चौथा, और फिर 4 के सूत्र हैं, सिविलियन सूत्र हैं। उसमें पहला सूत्र है ऋग्वेद का अग्रएति युहति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन। ओके, क्योंकि सिविलियन में पहला, आप किसी सिविलियन कैसे आज मेजर करते हैं कि आप अपने महिलाओं को कैसा रेस्पेक्ट देते हैं, यहाँ से मेजर होता है। दूसरा चीज़ है कि समाज में किस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसका है एक वर्णस तदालोके, महाभारत का है। ठीक है। उसका है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम। ठीक है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महिला और समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, यानी पहला चीज़ इसमें है महिलाओं का रिस्पेक्ट, दूसरा समाज में किसी को भेदभाव नहीं होना। तीसरा जिसको जो सूत्र है सिविलियन, जो टोटल सूत्र में 7वां है, केयर फॉर नेचर, यानी सर्वम शांति, शांति मंत्र का है यजुर्वेद का। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति की बात करते हैं। सभी चीज़ में शांति, हवा, पानी, धरती, पहाड़, जिसको हम जिसमें रहते हैं, नदी, सब में शांति की बात करते हैं। 8वां सूत्र है अथर्ववेद का है, माता भूमि, यानी अथर्ववेद का है ना, पृथ्वी सूक्त, जिसको भूमि सूक्त कहते हैं, माता भूमि। 8वां सूत्र माता भूमि, अथर्ववेद का है पृथ्वी सूक्त, जिसको बोलते हैं भूमि सूक्त कहते हैं। माता भूमि पुत्रम पृथ्वी, यानी माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, कि जिस देश में आप रहते हैं उसके प्रति रेस्पेक्ट करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या कह सकते हैं एक वर्ड में पैट्रियोटिज्म की बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक देश के जनता लोग पैट्रियोटिक नहीं होंगे तब तक भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 4 फाउंडेशनल, 4 सिविलियन सूत्र के 8 सूत्र को लेकर ही सारा ये किताब बनी है, पुस्तक है। कि आप देखो इसको, ये जो हिंदू मैनिफेस्टो के जो सारा कॉन्सेप्ट है सब शास्त्रों के आधार पर, इसको मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी देश कहीं पर भी अप्लाई करेगा ना, तो देश समाज अच्छा बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यही हिंदू मैनिफेस्टो का सेंट्रल पॉइंट है। किताब का नाम ही द हिंदू मैनिफेस्टो है, और जो सारी चीजें हम हमारे शास्त्रों से ली गई हैं, तो मुसलमान ना पढ़े फिर इसे? ऐसा है, हमारे यहाँ तो ज्ञान को तो कहा है, ज्ञान तो कहीं से भी लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है ना, इसलिए हमारे यहाँ तो कभी किसी को ज्ञान को रिलीजन की बांटा नहीं। अगर मुसलमान अगर चाहते हैं ज्ञान प्राप्त करना, भाई अगर मुसलमान को नहीं तो सारा देखो, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, सारा जो चीज़ मॉडर्न मेडिसिन वगैरह तो मॉडर्न लोगों का खोजा हुआ है। उसमें देखो, उनमें ईसाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, उनसे भी बड़ा यहूदियों का योगदान है। तो ऐसे तो मुसलमानों को कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोचते थे कि हिंदुओं का दिया हुआ ज्ञान तो मुसलमानों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये तो उनके ऊपर जजमेंट है। लेकिन दुनिया में ऐसा चलता तो है नहीं, क्योंकि आप समाज में रहते हो। तो मेरा मानना है कि अच्छा ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं हिंदू पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत भी की थी, स्वामी जी, मैं आपके कई सारे पॉडकास्ट देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल मेरे दर्शकों तक भी पहुंचना चाहिए, और जवाब भी। ये जो हम बहुत टाइम से बात सुन रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है क्या सच में? देखो क्या है, आप देखोगे रियलिस्टिक दो चीज़ से देखोगे। पिछले कम से कम कहते हैं, देखो 1000 साल में से जो खतरे में तो था ही, लेकिन पिछले 100 साल से आप देखोगे कि हिंदू डिक्लाइन हो रहा है। देखो इकोनॉमिक डिक्लाइन किसी में बोला, टेरिटोरियली आप श्रिंक हो रहे। जो हमारा ओरिजिनल टेरिटरी था घट के रह गया आज का। उसके अंदर ओरिजिनल टेरिटरी में तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं, अभी की मेमोरी हमारे हाथ से निकल गए। बिल्कुल। फिर पॉपुलेशन जो हमारा था स्वतंत्रता के बाद भी, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा बड़ा पॉपुलेशन श्रिंक हुआ है। तो किसी भी देश समाज को किस तरह से देखते मेजर करते, जब उसका टेरिटरी श्रिंक हो रहा है, पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है, तो खतरे में है ना। लेकिन खतरे में होने से इसको केवल चिंता खतरे करने से काम चलेगा नहीं, है ना। आप जो टेरिटोरियल डिक्लाइन हो रहा है, न्यूमेरिकल डिक्लाइन है, इस पर आपको काम करना चाहिए। इस डिक्लाइन को कैसे रोके, जस्ट सेंसलाइजेशन करने से काम नहीं चलेगा। खतरे में है, खतरे में है, ये तो जैसे और लोग अपने खतरे की बात करके दंगा फसाद करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको इन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। इसलिए खतरा जो है कि हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ये तो हमारे अलार्मिंग ट्रेंड है। टेरिटोरियल भी हमारा श्रिंकिंग हुआ है, तो इसको हमें रोकना है। तो पॉपुलेशन हमारा कम हो रहा है, इस पे चिंता करें, या दूसरे समुदाय का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी भी चिंता करें? हमें दोनों की चिंता करनी होगी। ऐसा है, स्वामी विवेकानंद का बहुत फेमस वर्ड है, 1 हिंदू लेस इज 1 एनिमी मोर।
लेट मी वेरी वेरी क्लियर, है ना, ये उनका शब्द है, वन हिंदू लेस इज वन एनिमी मोर, यानी हिंदू डिक्लाइन भी हो रहा है, वो भी खतरा है, और हमारे जो शत्रु बढ़ रहे हैं वो भी खतरा है। तो हमें दोनों तरह को ध्यान देना होगा। लेकिन उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा होगा, आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? उन्होंने उसी संदर्भ में कहा है, उन्होंने संदर्भ दिया है वन हिंदू लेस इज वन एनिमी, कन्वर्शन के संदर्भ में बोला है। अच्छा, कि एक हिंदू अगर घटता है, कन्वर्शन कम होता है, कन्वर्शन के संदर्भ में बोल रहा है। समझ गई। तो उस संदर्भ में तो किसी भी तरफ में घटना का अर्थ है कि हम कमजोर हो रहे हैं, और वो बढ़ने का हमारा शत्रु मजबूत हो रहा है। तो सिंपल चीज है ना। मुसलमान वाकई में हमारे देश के लिए खतरा है? मुसलमान खतरा नहीं है, जिहादी खतरा है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? जिहादी हमारे लिए खतरा है। इसलिए मैं थोड़ा और एलोबरेट करके कहता हूँ कि हमारे देश के लिए क्या खतरा है ना। मैं बोलता हूँ हमारे देश के लिए 3 तरह के खतरे, एक एक्सटर्नल थ्रेट है, एक इंटरनल थ्रेट है, और इंटरनल में भी 2 ग्रुप में करता हूँ। तो पहला एक्सटर्नल बताऊँ तो एक्सटर्नल थ्रेट हमारे लिए चाइना और पाकिस्तान है। ठीक। अब आज की सिचुएशन में बांग्लादेश भी ऐड हो गया है। इंटरनल थ्रेट में हमारे सामने जो 3 थ्रेट है ना, इंटरनल एक्सटर्नल है और इंटरनल है। इंटरनल एक्सटर्नल में देखो हमारे पास कम्युनिस्ट, जो लिबरल और माओइस्ट, वो सारा थ्रेट है, जिहादी थ्रेट है, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन हमारे लिए थ्रेट है। इंटरनल थ्रेट में मानता हूँ कि अभी भी हमारी बड़ी संख्या गरीब है ना, लोगों गरीब हैं, हमें उनको गरीबी से बाहर निकालना है ना, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अपने बड़ी संख्या अगर वीक होगा ना, फिनेंशियली वीक होगा, तो आगे समर्थ नहीं बन सकता है। लेकिन हम वीक कैसे हैं? हम कहाँ गरीब हैं? मतलब मुझे बताइए, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, अपना खर्चा चला ही रहा है, अपना खाना पीना कर ही रहा है जुगाड़। बल्कि भारत तो और जुगाड़ के मामले में नंबर 1 है। ऐसा है। सबसे बड़ी बात, जो पंक्चर बना रहे हैं, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो हिंदू समाज से कम है लोग। तो इसका मतलब हम लोग ठीक ठाक जी रहे हैं? नहीं, ऐसा है। देखो, हम ठीक ठाक जी रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक ठाक जी रहे हैं। अभी भी आप देखोगे भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में 20-25 करोड़ लोगों की इनकम बहुत कम है, सर्वाइवल है ना। 20-25 करोड़ जनसंख्या मान गई, छोटी मोटी नहीं है। बिल्कुल। तो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। हमें उसको ठीक करना है ना। देखो ना, आज के समाज में, मॉडर्न समाज में, 21st सेंचुरी में सबको अच्छा, जिसको डिसेंट रहने खाने शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अभी सबको उपलब्ध नहीं है। समाज, सरकारें कोशिश कर रही है, समाज भी कर रहा है, लेकिन अभी और कर रहा है। पिछले 30-40 सालों में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारी 1991 से के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है जो वीक हैं। हमें उन वीक को हमें समर्थ बनाना है। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े हुए हैं, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर कई बार आरोप लग जाते हैं कि भड़का देते हैं चीज़ों को। कई बार वीडियो वायरल हो जाते हैं, कई बार अफवाहें भी होती हैं। एक इसमें मेरे 2 सवाल हैं, एक तो वीएचपी के कार्यकर्ताओं को लेकर, और दूसरा ये कि जैसे हम कट्टर मुसलमान बोल देते हैं, ऐसे कट्टर हिंदू वीएचपी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ जाता है कई बार टाइम कि अरे बड़े कट्टर हैं ये कट्टर क्या शब्द है? नहीं, देखो, ये शब्द क्या है, पहले तो अंडरस्टैंड का रिलेटिवली है ना, कि जो कट्टर मुसलमान जो है ना, जिसको कट्टर मुसलमानों के संबंध में जो आता है टर्म है ना, ये फनेटिक टर्म क्या आता है कि वो फनेटिक है ना, मुसलमान इस सेंस में उनके लिए आता है। और हिंदू के कट्टर के जहाँ टर्म में जो आता है वो ऑर्थोडॉक्स सेंस में आता है। आप देखो, दोनों फनेटिक और ऑर्थोडॉक्स में तो बड़ा अंतर है ना। और कई बार जो लोग जो बैलेंस करने के नाम पर, क्योंकि क्या है, उनको फनेटिक बोल रहे हैं, तो हमें भी उसी लिंगों में करके हमें कट्टर यूज करने के लिए हम भी कट्टर, लेकिन हम ऐसा है नहीं, है ना। हमारे देखो, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, मुझे एक ऑस्ट्रेलिया में एक बार जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप लोग भी रेडिकल है ना, हमें पूछा। मैंने कहा कि सो मी ए सिंगल, मैंने उनको बोला कि आप दुनिया में मुझे एक भी फोटो, पिक्चर, वीडियो दिखा दो जहाँ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए हुए हैं, ब्लोइंग बिल्डिंग कर रहे हैं, सुसाइड बम बन, एक पिक्चर मुझे दिखा दो। और जो लोग करते हैं, है ना, सही बात, उनके तो आपको एविडेंस देने की जरूरत है नहीं है ना। तो ये तो सबके सामने प्रमाण है। लेकिन क्या है कि वो बैलेंस करना है, तो वो क्या है कि उसमें हमें भी उसी में लपेट लेते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं नहीं। मुझे लगता है कि अब बताओ, मेरी पुस्तक है द हिंदू मैनिफेस्टो, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैंने 8 पॉइंट लिखा है। इसमें बताओ, इसमें कौन सी ऐसी चीज है, रेडिकलाइजेशन की बात है, फेनेटिक की बात है, ऑर्थोडॉक्सी की बात है, इसमें किसमें बात है? ये ऐसे थॉट हैं, इसको मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी देश
सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, कोई भी अप्लाई करेगा ना, दे विल बिकम बेटर कंट्री। अच्छा स्वामी जी, आप मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, आप आईआईटी मद्रास से पास आउट हैं? नहीं, मद्रास से नहीं, खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है। तो फिर इंजीनियर होते होते एकदम ये हिंदुत्ववादी छवि और फिर लोगों को जागरूक करना और ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल होना और एक अलग अलग दिशा में बढ़ जाना, ये कब कैसे हुआ? ये थोड़ा अब काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा। ऐसा था कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय भी ऐसा एक उस ज़माने का एज था कि बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता था ना, मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म बहुत लॉफ्टी है। फिर जब हमने अध्ययन किया तो मैंने देखा कि नहीं, मार्क्सिज्म ने तो चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड में, कल्चर रिवॉल्यूशन में बहुत लोगों को ख़त्म किया। रसिया के अंदर साइबेरिया में डाल के मार दिया। ईस्ट यूरोपियन कंट्री की हालत ख़राब है। और आप सब जानते हैं 1989 में तो कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया बर्लिन वॉल के बाद से। तो मुझे लगा कि ऐसा एरिया है, ये सब हमारे ऊपर, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश करने का, आजकल जिसको कह सकते हैं नया डिस्कोर्स शुरू हुआ है कि कैसे कम्युनिस्टों ने एजुकेशन पर कब्जा कर लिया है। आज भी दुनिया के एजुकेशन के सिस्टम पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया है। और अमेरिका उससे परेशान है, यूरोप परेशान है, हम भी तो परेशान हैं। तो जब देखा कि ये एरिया है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और हमने जब देखा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है और उनके कारण से हम बचे हुए हैं। अगर आप उसको जस्ट समझने की कोशिश करोगे, 326 BCE में अलेक्जेंडर का अटैक होता है। अलेक्जेंडर के बाद द्वितीय, सिथियन, पार्थियन, कुषाण, शक, हून, लगभग 900 वर्ष हमारे पूर्वज लड़े। अभी उनसे लड़ाई खत्म हुई थी कि हमारे अरब, तुर्क, मंगोल का अटैक शुरू हो गया। अभी इनसे लड़ाई पीक पर ही था, फिर पुर्तगीज, डच, फ्रेंच आ गए ना, ब्रिटिश आ गए। तो लगभग आप देखो 2300 वर्ष हम लोग, हमारे पूर्वज लड़े हैं। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किसके लिए किया? अगर वो कंप्रोमाइज़ करते तो वो भी ईरान बन जाते, सही बात, वो भी इराक बन जाते, वो भी अफगानिस्तान बन जाते, हम, है ना, हमारे देश थे ना। आपसे देखोगे और इंडोनेशिया बन जाते हैं, मलेशिया बन जाते। लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना, रिट्रीट किए, नो डाउट, श्रिंकिंग हुआ, रिट्रीट किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। तो किसके लिए? हमारे लिए किया ना। तो ये हमारे दायित्व है कि हमें इस स्ट्रगल को, जो ना, रेजिस्टेंस को आगे बढ़ा। तो यही प्रेरणा थी कि भाई जो उन्होंने काम किया है उसको, उनका ही ऋण हमारे ऊपर है ना, उस ऋण को कम से कम कुछ तो हमें रिपे करना चाहिए। तो दूसरों को क्या कहें, हमने कहा खुद ही करते हैं, इसलिए इस काम में लग गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता हों या वीएचपी के हों, ये बाकी लोगों से थोड़े तो अलग हैं। चाहे विचारधारा में ले लीजिए, चाहे अपनी बात को मनवाने में ले लीजिए। आरएसएस, वीएचपी के जो कार्यकर्ता जो भी हैं, मन से एकदम दृढ़ और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कि संकल्प है ना। देखो, वो सारा शाखा में जाने पर लोगों का वही संकल्प दृढ़ होता है। एक तो बहुत डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर्ड हैं, ऑर्गेनाइज हैं, और कन्विक्शन है ना, कन्विक्शन है। इसलिए यही एक संगठन देखोगे पिछले 100 सालों से है ना काम कर रहा है। अब तो आरएसएस का 100 साल चल रहा है, 100 सालों से काम चल रहा है, कोई ये संगठन भटा नहीं, आज भी यूनाइटेड होकर काम कर रहा है। तो यही अंतर है कि डिसिप्लिन है, कमिटेड है, कन्विक्शन है, और हवा में नहीं बात कर रहे हैं, जो ग्राउंडेड रियलिटी के अंदर बात कर रहे हैं, और उसको काम करते हैं। दूसरों को बोलते नहीं है, ऑर्डर नहीं देते, खुद काम में लग जाते हैं। यही अंतर है। वापस उस पे आते हैं, हिंदू और हिंदुत्व की जो मैं बात कर रही थी। हिंदुइज्म क्या है? देखो क्या है, ये हिंदुइज्म वर्ड एलियन है। हुआ क्या है, यूरोप, हमारे यहाँ तो था हिंदू धर्म, हम सब प्रयोग करते थे, ठीक है। हिंदू धर्म हमारा ओरिजिनल नाम है, हिंदू धर्म। यूरोपियन लोगों ने क्या किया कि हमें, आपने देखा होगा, उन्होंने अपने आप को ईसाइयत के, इस्लाम के बारे में पहले लिखा करते मोहम्मडनिज्म, पुराने इंग्लिश लिटरेचर मोहम्मडन, और अपने लिए क्रिश्चियनिटी लिखते थे, है ना। उसका मतलब इज्म क्यों लिखा? अमेरिका, यूरोप में एक वर्ड चलता था ना, उस इक्वेट करना कि सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ऐसे चीज़ जो परमानेंट नहीं है, ट्रू नहीं है ना, उसी सेंस में हमें भी उन्होंने हिंदुइज्म वर्ड डाल दिया है ना। अच्छा, ये वहाँ की देन है? वहाँ की देन है, हमारा देन नहीं है। फिर हमारे लोगों ने उसी समय लोगों ने टर्म कॉइन किया कि भाई हमें एक वर्ड में अगर कहना है अपने आप को हिंदू धर्म, मैंने 2 शब्द नहीं, एक टर्म में करना। तब उन लोगों ने सबसे पहले बंगाल के अंदर हिंदुत्व शब्द कॉइन किया, जिसको सावरकर जी ने पॉपुलराइज कर दिया। ठीक है। तो ये है, आप समझ रहे, हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी हिंदू धर्म है। पब्लिक में हम कहते हैं एक वर्ड में हिंदुत्व है ना, ये है।
तो अब जैसे लोग अब देखो हिंदुत्व को समझना है, हाँ। तो आप देखो ना, मेरा पुस्तक सबसे बड़ी चीज है हिंदुत्व। क्या बात, हमने कहीं पूजा पाठ की नहीं बात की, हमने नहीं कहा कि इस भगवान को पूजा करो, इस भगवान को पूजा नहीं करो, तुम इसको बिलीव करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे, हेवन है जो भी इनका है वहां जाओगे। हमने तो बोला पहली बात क्या कि हिंदू सब चाहता है कि एवरीबडी शुड बी प्रॉस्पेरस, है ना। राइट, हम नहीं चाहते कोई गरीब हो, सबकी प्रॉस्पेरिटी की बात की हमने। कभी इक्वालिटी की बात नहीं, की। हमने देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने कभी भी प्रॉपर्टी को कंडेम नहीं किया, लेकिन प्रॉपर्टी को सेलिब्रेट भी नहीं किया। प्रॉस्पेरिटी की बात की। दूसरी चीज की बात करते कि जब आपकी इकोनॉमी मजबूत हो तो आपको डिफेंस मजबूत होना चाहिए, और डिफेंस में आपको अच्छी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए ना। नहीं तो क्या है, शत्रु को आप डील नहीं करोगे तो लॉस में रहोगे। देखो शत्रु को शत्रु की तरह से डील करना ना, जैसे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, उसको उसी समय हम मार देते तो हमारी देश की इतनी आज ज्योग्राफी है या जो सिचुएशन नहीं होती, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया, फिर दोबारा प्रिपेयर्ड होके आया और धोखे से अटैक किया ना। पृथ्वीराज पर तो धोखे से अटैक किया। उसने बोला हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम जब तक उधर से लेटर नहीं आता है हमारे खलीफा से तब तक इंतजार करो। ये हमारे लोग रिलैक्स हो गए, उसने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अटैक कर दिया। ये हमारे लोगों को यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो हमने बुक में दिया है ना, कि क्यों हारे। लोग चर्चा करेंगे भी, आप डिफेंस की बात करें तो हम मुसलमानों से क्यों हारे। तो राम गोपाल मिश्रा जी की बहुत फेमस पीएचडी थीसिस है, इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, और हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस सीताराम गोयल जी की किताब, उसका समरी दिया कि हम क्यों हारे मुसलमानों से, कैसे हार गए। तो यही कि हम उनके साथ टूर्नामेंट का व्यवहार कर लें, शत्रु के साथ टूर्नामेंट का व्यवहार नहीं करना। शत्रु को तो शत्रु के घर में घुस करके मार करके नष्ट करना चाहिए, जो अमेरिका कर रहा है आजकल के। कि जब इन्होंने 9/11 की बॉम्बिंग की तो उन्होंने अफगानिस्तान में मारा, कि जिसको अमेरिका वाले वहाँ पहुँचे नहीं पाए, तो हमें ये करना चाहिए। इसका भी हमने वर्णन दिया है। अब देखो ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई रिलीजन की कोई हमने बात नहीं की है। एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन सबके लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। और हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात, आप पुस्तक में देखोगे तो हमने जहाँ देखा हमारे पूर्वजों ने कहा कि नास्तिक विद्या भी पढ़ो, नास्तिक दर्शन भी पढ़ो, इसका हमारे 32 विद्या में उसका भी वर्णन है। ऐसा ओपन समाज कहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ना। फिर कहता है कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो राजाओं का भी इलेक्शन होता था, राजा तो एक हेड ऑफ स्टेट होता था। यहाँ तक लिखा राजा स्वयं निर्णय नहीं लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब तक एडवाइस नहीं हो तब तक नहीं लो। हमारे तो जनपदों का वर्णन है, हमारे तो रिपब्लिकन जनपद थे, ये सब चीज़ों का वर्णन है। ये सब यूनिवर्सल है, इसमें का रिलीजन की कोई बात ही नहीं है, हमने बात की। फिर महिलाओं को रेस्पेक्ट की बात की है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी समाज आगे बढ़ना चाहता है उसको महिलाओं को रेस्पेक्ट करना होगा। जैसे रिलीजियस के नाम पर नहीं कि भाई वीमेन आर क्रिएटेड आउट ऑफ सम रिब बोन। इस्लाम क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी कहता है मेन के रिब से निकाल के बना दी, इसलिए उसमें सोल नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं, मैं एक मौलाना से बात कर रही थी तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो बुर्का है, मतलब आप पूरे दिन उनको पैक करके रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे, मैं साजिद रशीदी की बात कर रही हूँ, नाम लेके ही बोलूंगी, उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, जैसे हम कोई अच्छी चीज खाने की लेकर जाते हैं, जैसे हम मीट लेकर जा रहे हैं, वो तो उसी चीज को प्रेफर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम उसे काली पन्नी में ढक के लेके जाते हैं ना, ताकि नजर ना लगे, वो हमारे उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ऐसे ही हमारे लिए महिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो मुझे तो उनका जवाब थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि महिला में और मीट में पहली बात तो फर्क है। नहीं, महिला और ये कैसा सम्मान हुआ कि हलाला को आप जस्टिफाई कर देते हैं, आप 3 तलाक को जस्टिफाई कर देते थे, ये कैसा सम्मान? नहीं, और ऐसे ढक के लेने से उसका मीट में क्या है कि आप ये मक्खी, महिला मक्खी नहीं है। मीट को जो नजर डालने के ढक के नहीं जाते, मीट को तो मक्खी से बचाने के लिए आप ढक के ले जाते हैं ना। महिला को मक्खी थोड़े ना है, उसको जैसे जस्टिफाई कर रहे हो। ये तो क्या है कि जो अरब जो कुछ भी ट्रेडिशन होगा जैसा भी, वो हमारे ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। हमारे समाज में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली महिलाओं का सब्जुगेशन की बात है। और जितनी जल्दी हो मुस्लिम महिलाएं भी इस सब्जुगेशन से बाहर आए, उसी में मानवता का हित है और भारत का भी हित है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, और इनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात आती है। तो वहां की महिलाओं को आपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपत्ति होती तो 3-4 महिलाएं क्यों आगे आ रही हैं? ऐसा इस्लाम का सबसे बड़ा विक्ट्री क्या है, देखो इस्लाम के साइकोलॉजी पढ़ो, जो इस्लाम का सबसे बड़ा विक्ट्री क्या है कि जो उसके विक्टिम हैं दे बिकम देयर डिफेंडर। एग्जैक्टली। हाँ, इस्लाम का सबसे बड़ा विक्ट्री क्या है, जो उसके सबसे बड़े विक्टिम होते हैं ना, इसको वही इसके डिफेंडर होता है। इसको इनडायरेक्टली, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना
स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बात है ना, कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम वाला इनके अंदर सबसे ज़्यादा घुसा हुआ है। और सारा इस्लाम की जो बात जो करते हैं वो तो जो एक्सपर्ट बोलोगे कि देखो इस्लाम में क्या है उसको मौलाना लोग नहीं बताते हैं ना मस्जिद में, वो सब उसके ऊपर शुगर कोटेड जो है नहीं वो बताते हैं जो सबको पैलेटेबल लगे। मैं किसी गेस्ट से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आम मुसलमान है उन्हें अल्लाह का इस्लाम मानना चाहिए, मुल्ला वाला इस्लाम नहीं, और ये जो मौलाना है वो वही चीज पढ़ा रहे हैं, असली चीजें पढ़ा ही नहीं रहे। नहीं टोटली गलत है। आपको ये सब जो है ना अपोलोजिस्ट लोग हैं जो इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं। अगर सचमुच में जो कुरान में लिखा हुआ है, नहीं हम तो डिबेट करेंगे, जो कुरान में लिखा हुआ है जो हदीसें हैं अगर वो पढ़ाया जाने लगेगा और वही मुल्ला बताने लगे तो इस्लाम सचमुच में बिखर जाएगा। अनफॉर्चुनेट क्या है, मुल्ला लोग इस्लाम की जो सही बात जो ट्रू बात है इस्लाम के अंदर है वही बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। अगर वो बताना ज्यादा हो जाएगा फिर वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इस्लाम अगर को वैसी चीज जो कुरान की आयतें हदीस ये किन सर्कमस्टांस में आए हैं अगर वो सही सही बताने लगे तो इस्लाम कोलैप्स कर जाएगा। उसको ढक करके बड़े सुगर कोटेड तरीके से बताते हैं। अभी किसी नेता ने सदन में भी ये बात बोल दी कि मैंने कुरान पढ़ी है और अगर मैं एक एक चीज बताने लग जाऊं तो मार हो जाएगी। हाँ तो बार उसने सही बोला कि कुरान के अंदर जितनी खतरनाक बातें हैं कुरान से भी ज्यादा जो हदीसें हैं और जिन परिस्थितियों में आया है तो मार ही नहीं पता नहीं क्या क्या हो जाएंगी। आपको बता दूं असली मौलाना लोग तो इस्लाम को बहुत डिफेंड करके शुगर कोटेड करके असली चीज़ को बता नहीं, असली चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और उसी में अंतर देखो कि हमने जो बात की है कि सब शास्त्रों का एक एक कोट कर कोई इधर उधर से नहीं। जैसे हमने हमारा 6ठा चैप्टर है एक वर्णस्थ धालोके है ना, ये महाभारत का है, नहुष संवाद का है ना। वहाँ संवाद होता है जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते तो वहाँ बोलते हैं कि युधिष्ठिर बोलते हैं देखो आदिकाल में कोई जाति वर्ण नहीं था है ना, अभी वर्तमान में वर्ण हो गया लेकिन भविष्य में कोई जाति वर्ण नहीं रहेगा। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारे जाति का मीनिंग क्या है। जाति जो है ना ये बाय बर्थ नहीं है, जाति को लोगों ने बाय बर्थ बना दिया। हमारे यहाँ जाति शास्त्र में आकृति जाति लिंग इमेज बनता है ना, जैसे आप गाय बोलते तो गाय का इमेज बनता है ना आपके मन में कि 4 पैर, उसको संस्कृत में बोलते कक्कुत खुर बिशानी नामित गौ ना। तो वो क्या है जाति को वहाँ प्रसव है वर्ड है संस्कृत में सूत्र है न्याय दर्शन। प्रसव को लोगों ने बाय बर्थ बना दिया जबकि वहाँ प्रसव का सामानम बुद्धिया प्रसव थे, मन के अंदर प्रसव होता है ना, बुद्धि में इमेज बनता है वहाँ प्रसव है। अब वहाँ उन्होंने सारा गड़बड़ कर दी है। और हमारा शब्द जातीय है ना, जात्यंताच बंधु, बंधुत्व अर्थ में जातीय शब्द मैं वैयाकरण हूँ ना, मैं ग्रामरियन में बता रहा हूँ। जात्यंताच बंधु नहीं, बंधुत्व अर्थ में 6% जातीय बनता है, इसलिए बांग्लादेश में देखो जातीय संसद बोला जाता है, नेशनल पार्लियामेंट है ना। वहाँ जाति ब्रदरहुड, इसलिए भारत में भी उर्दू में बोला बिरादरी है ना, ब्रदरहुड के सेंस में बनता। लेकिन क्या ये शब्द जो जातीय शब्द जो है ना बाद में जाति के रूप में आ गया ना। जैसे लोग पद हिंदू जाति बोलते हैं ना, पंडित मदन मालवीय जी लिखते हिंदू जाति, तो यहाँ जातीय सेंस में है ना। तो जाति क्या है उस ग्रुप सेंस में है। और वर्ण का अर्थ था कि आपको जो अच्छे कर्तव्य में लगाता है। वर्ण का 2 अर्थ है, जो आपको धर्म में कर्तव्य में आपको लगाता है और दूसरा अर्थ निवार्यति, आपको इनसे अलग करता है, वो वर्ण है। उसको भी लोगों ने बाय बर्थ बना दिया जिसका कोई वर्ण से बर्थ से कोई संबंध नहीं है। इसको मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया, साथ साथ ये भी एक्सप्लेन किया जो आज की नैरेटिव में लोग बताते हैं कर्ण के साथ भेदभाव हुआ। कर्ण की आइडेंटिटी सुतपुत्र की थी ना और अंग देश बिहार में था। उसके पिताजी ने यहाँ पढ़ने के लिए द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजा, द्रोणाचार्य के अंदर ही पढ़ा, वो महाभारत में भी दिया हुआ है। महाभारत में कृपाचार्य द्रोणाचार्य रामाचार्य, कृपाचार्य द्रोणाचार्य और परशुराम तीनों से उसने पढ़ाई की, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है उसके साथ। वहाँ पर पढ़ाने के बाद द्रोणाचार्य ने उन लोगों को गुरु दक्षिणा मांगा तो द्रुपद पर अटैक करने भी गया, वहाँ पर भी हार कर आता है, बाद में अर्जुन जाता है। सब हमने उसको अंदर एक्सप्लेन किया है, ये सब बहुत क्लियरली दिया हुआ। इसके आज के समाज की चीज़ है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, पूरा महाभारत जिसकी बात है क्या है, सत्यवती बोटमैन की बेटी है ना, जिसको बोटमैन ही बोलते हैं ना, निषाद की बेटी है, उससे राजा शादी करना चाहता है। उसका पिता इतना समर्थ है, कंडीशन रखता है राजा के सामने कि विवाह तभी होगा जब इसी का बेटा गद्दी पर बैठेगा। अगर ऑल पावरफुल होता तो चल तेरी बेटी को हम उठा ले जाते हैं, कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ राजा नहीं करता है। जाके ये चिंता
भीष्म को होती है, तो भीष्म आके प्रतिज्ञा करता है कि नहीं, मैं इसका ही प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका ही बेटा, मैं सत्यवती का ही पुत्र जो है राजगद्दी पर बैठा। उसका पिता, सत्यवती के पिता इस पर भी नहीं माने, तो उसने बोला कि भाई मैं विवाह ही नहीं करूंगा ना, तब शादी होता है ना। तो वहां देखो कोई कौन सा डिस्क्रिमिनेशन की बात है, अप एंड डाउन की बात है, इक्वलिटी कितनी है, और एम्पावरमेंट भी है कि सामान्य आदमी भी राजा से इक्वल फुटिंग पर, ऐसा कहीं उदाहरण आपको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और समझना है कि सेक्युलरिज्म क्या है, ये जो जबरदस्ती जोड़ा गया था 1975 के आसपास, और दूसरी बात ये कि ये जो सेक्युलर लोग हैं ये ज्यादा खतरनाक हो गए हैं क्या आजकल? हाँ, जब ऐसा है, देखो क्या है कि सेकुलर शब्द यूरोप का वर्ड है। जब क्या था, एक ज़माने में पोप होता था, किंग भी होता था, और टेम्पोरल हेड और सेकुलर हेड में राजा भी होता था, रिलीजियस हेड भी होता था, है ना। अब वहाँ इसके कारण से बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। बाद में वहाँ चर्च और स्टेट का सेपरेशन हुआ, तब वहाँ उसको सेकुलर स्टेट बनाया गया ना। चर्च अलग, चर्च का स्टेट में कोई रोल डायरेक्टली नहीं रहेगा, इसलिए वो सेकुलर स्टेट हो गया वहाँ। इसलिए जब भारत के अंदर संविधान सभा में डिबेट हुआ तो हमारे लोगों ने कहा सेकुलर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। जब संविधान सभा लिखी जा रही थी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये सब चर्चा हुई, उसके बाद भी उन्होंने सेकुलर सोशलिस्ट शब्द के लिए मना किया। ये तो क्या, जब इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों को हेल्प करने के लिए, जब उनका एग्रीमेंट हो गया, इंटरनल एग्रीमेंट हो गया, खुश करने के लिए संविधान में बिना डिबेट किए हुए इमरजेंसी के समय में सोशलिस्ट और सेकुलर सब डालना चाहिए। और मेरा मानना है कि अब इस सरकार को इसको हटा देना चाहिए। कोई ये परमानेंट बहुत सारे अमेंडमेंट हुए तो ये भी अमेंडमेंट करके हट, रेजोल्यूशन पास करके हटा देना चाहिए। और खतरे की जो बात बता रहा हूं, देखो कितने खतरनाक हैं सेकुलर लोग। सेकुलर लोग वर्ड बड़ा फैंसी वर्ड है, सेकुलर हैं, लिबरल हैं, खतरनाक कितने हैं। अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री था दुनिया का, रिचेस्ट पावरफुल कंट्री था, लेकिन जो भागे हुए जर्मनी के जो इंटेलेक्चुअल थे, जो जिसमें 4 प्रोफेसर थे जो फ्रैंकफर्ट के अंदर पढ़ाते थे मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थ्योरी, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए और उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी पढ़ाना, मार्क्सिस्ट वर्ड हटा दिया। और धीरे धीरे उन्हीं लोगों के संप्रदाय लोग धीरे धीरे दुनिया के एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया, है ना। अब मैं डिटेल में नहीं जानती क्योंकि वो अलग ही विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अब उसका कब्जा होने के बाद क्या है, देखो अब अमेरिकन यूथ अपने ही देश को बर्बाद करने में, आग लगाने में लगे हुए हैं, है ना। आप देखो ब्लैक लाइफ मैटर में किससे कैसे हुआ, इसका थोड़ा और बैकग्राउंड बता। ये जर्नलिस्ट से संबंधित है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी फेमस किताब है, 25 साल पुरानी किताब है, द वर्ल्ड इज फ्लैट, थॉमस फ्रीडमैन की किताब है। थॉमस फ्रीडमैन बिल गेट्स से उससे 25 साल पहले बात करते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ चाइना। तो बिल गेट्स कहते हैं ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स, यानी उनका कहना है कि हॉलीवुड की जो पॉप सिंगर है वो चाइनीज जैसे थर्ड वर्ल्ड, हम लोग एशिया के कंट्री है, उनको वो हमारी रोल मॉडल होती थी ना, लेकिन चाइना का रोल मॉडल उसको होना चाहिए चाइना का रोल मॉडल उसको होना चाहिए, लेकिन वो ब्रिटनी स्पीयर चाइना का रोल मॉडल नहीं। मैं सक्सेसफुल बिल गेट्स चाइना का रोल मॉडल हूं, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है ना। क्या कहता है, द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना, द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स, इसलिए चाइना आगे बढ़ा। फिर उसने पूछा व्हाई अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो उसने कहा द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर, मुझे सक्सेसफुल बिल गेट्स को चाइना का, अमेरिका का मुझ सक्सेसफुल बिल गेट्स को अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन मैं अमेरिका का रोल मॉडल नहीं हूं, ब्रिटनी स्पीयर है, इसलिए डिक्लाइन हो रहा है। अब देखो कि अमेरिका जो मोस्ट पावरफुल कंट्री, साइंस टेक्नोलॉजी में एडवांस करने वाला, जिसने सारा इनोवेशन मॉडर्न टाइम में उसका बड़ा योगदान है, आज डिक्लाइन क्यों हो रहा है। आज देखो कितना स्ट्रगल हो रहा है ट्रंप को गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए। कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी में सब लिबरल घुस है, ये सेकुलर लोग हैं। अमेरिका को अंदर से खोखला करके डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सेकुलर और सो कॉल्ड लिबरल ये सेल्फ एलिनेटेड लोग हैं। सेल्फ एलिनेटेड लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनको अपने किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होता। अब सेकुलर लोगों के मन में तो किसी चीज़ का सेक्रेडनेस नहीं होता। हम हर चीज़ का, देखो भगवान को मानो न मानो, लेकिन जिसको ह्यूमैनिटी का जो सैंक्टिटी ऑफ हर चीज़ का सेक्रेडनेस लोग किसी चीज़ में नहीं बांधते। नहीं, जैसे मुझे यही चीज़ समझनी है कि ये कौन से हिंदू हैं जो
मांस मच्छी खा लेते हैं, किसी पशु को मार के खा लेते हैं, ये कौन से हिंदू हैं? या ये कौन से हिंदू हैं कि किसी लड़की को फ्रिज में काट के रखा जा रहा है पर वो कहते हैं अरे नहीं नहीं ये सब हमारा भाईचारा है? ये वाले कौन से हिंदू हैं? और ये कितने ये यही मैं बोल रहा हूँ, यही जो बोल रहा हूँ कि यही सेकुलर लिबरल लोग हैं जो ऐसे मुसलमान जिहादी कट्टर लोग जिन्होंने लड़कियों को मार करके फ्रिज में डाल दिया, मर्डर कर दिया, उसको डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं इसका कारण क्या। ये जो सेकुलर लिबरल वर्ड जो वो अंदर से डीप मार्क्सिस्ट हैं और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्या है कि उनको लगता है दे हैव लॉस्ट द वार। मैं लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं कि कैप्टन जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट है, जो सोकल आज के लिबरल और सेकुलर बना हुआ ओरिजिनल मार्क्सिस्ट लोग हैं, मार्क्सिस्ट लोग कैपिटलिस्ट के सामने अपना लड़ाई हार चुके हैं। तो उनको लगता है अगर कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड को कोई हरा सकता है तो इस्लाम में हरा सकता है, तो उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ है जिसको सब लोगों को समझना चाहिए। जो सोकल लिबरल और सेकुलर लोग हैं ये इनडायरेक्टली सब मार्क्सिस्ट हैं इन सपोर्ट ऑफ इस्लामिस्ट, और इनको पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, इनको पता क्या है कि वो अंधे हैं। देखो इतने अंधे हैं ना कि हेट्रेड है कैपिटलिस्ट से उनका हेट्रेड है, लेकिन वो हेट्रेड इतना सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है कि देखो ईरान में अमेरिका के विरुद्ध ईरानी जो कम्युनिस्टों ने खुमैनी का साथ दिया। खुमैनी ने आते ही सबसे पहले उनको मार के ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश में जाके देखो, बांग्लादेश में अच्छे बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट थे, अब बांग्लादेश में कम्युनिस्टों को कोई अस्तित्व खत्म कर दिया। मलेशिया में कम्युनिस्टों को तो बैन करके मार दिया था, ऐसे पाकिस्तान में। तो ये सारे लोगों को सुसाइडल हैं, ये लिबरल सेकुलर लोग हैं ना, इतने ज़्यादा सुसाइडल है, हेटेड टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट, क्योंकि हम अपना शत्रु नहीं आइडेंटिफाई करें और उस चक्कर में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन को। हाँ भाई, अपने आप को डिस्ट्रॉय, आगे वाले जनरेशन के सामने तो संकट पैदा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर है, इनको एक विचारधारा दिखती है नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की या आरएसएस की, तो इनको लगता है कि हमारी विचारधारा से ये अलग है। और मैंने तो ऐसा विरोध करते हुए देखा है कि आप पॉलिटिशियंस को तो छोड़ ही दीजिए, ये देश विरोधी बातें करने कई बार लग जाते हैं। नहीं, क्या देश हित में पता ही नहीं है। नहीं, कारण क्या कि मैंने बोला ना कि जो प्रिंसिपल चीज का सेल्फ एलिनेशन है, सेल्फ एलिनेट, जो अपने जड़ों से कट गए हैं, है ना, ऐसे लोग अपने जड़ों से कट गए हैं, उनको किसी भी सैंक्टिटी में विश्वास नहीं है और अपने ऊपर, अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, हेरिटेज, हिस्ट्री सब पर उनको डाउट है नहीं, उनको घृणा है, हेट्रेड है, डाउट नहीं है, घृणा है, क्योंकि उनके अंदर वो पॉइजन घुसा हुआ है। तो इसके कारण से उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। वो उनके अंदर ब्लड में घुसा, वो सबसे बड़ा पॉइजन है। ये पॉइजन जो है ना मार्क्सिस्ट लोगों ने इंडोक्ट्रिनेट किया है। इससे हमें लड़ना है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से, एकेडमिया से इसको क्लीन करना है। पर कैसे क्लीन होगा? अगर हम बाबर, औरंगजेब इनके बारे में पढ़ेंगे तो एकेडमिक्स से कैसे? नहीं, इसलिए तो हमें हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक को, जिसको कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा जाए, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन इसके बिना आपके पास कोई चारा। लेकिन हम जैसी जो जनरेशन पढ़कर निकल गई है, बहुत लोग पढ़कर निकल गए तो नुकसान में है ना। लेकिन उनके लिए क्या है, कम से कम थोड़ा सा अब ऐसा ओपन थिंकिंग है। देखो क्या था कि पहले 20 साल पहले इंटरनेट नहीं आया था, तो एक तरह का इन्फॉर्मेशन बम्बार्डिंग होता था। टेक्नोलॉजी के आने से, इंटरनेट के आने से अब क्या इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड में बना दिया। तो अब जो लोग भले ही स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे बाबर अकबर के बारे में, लेकिन उनको बाबर अकबर के रिलेटिव भी पता है ना। तो अब उन ऐसे लोगों से ही सबसे ज़्यादा लिबरल सेकुलर लोगों को खतरा है, क्योंकि अब जनता इन्फॉर्म हो गया, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो हमें यही चाहिए कि धीरे धीरे चेंज आने के लिए क्या एक दिन में नहीं आता, नहीं आएगा, ये बात सही है। लेकिन फिर स्वामी जी, उन नेताओं का क्या करें जो सदन जैसी जगह पर खड़े होकर बोलते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है कि कारण के वही, क्योंकि उनके दिमाग में वही ब्रेन वास्ट है ना। मैंने कहा कि उनका जो सॉफ्टवेयर है, बॉडी तो हिंदू लग रहा होगा, भारत का लग रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो इंडोक्ट्रिनेटेड हो गया है। वो सबसे डेंजर लोग हैं। ऐसे लोगों से हमें डिसअप्रूव करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, और अपनी बात को, जो राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे पैट्रियोटिक लोगों को और प्रचार करना चाहिए, जैसे उन लोग के प्रोपेगेंडा में आम समाज नहीं आए। यानी हमारे लिए चैलेंज है कि उनके जो सैक्रिफाइस को हमें एजुकेट करना है लोगों को। लेकिन एक और तस्वीर फिर निकल कर आती है हिंदू चेहरे की, और वो तस्वीर आती है कि मजार पर चढ़कर भगवा लहरा दिया। एक हिंदू ऐसा करता हुआ अच्छा लगता है? नहीं, देखो मजार पर चढ़ के भगवा लहराना इससे कोई बहादुरी नहीं हो जाती है ना। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये शाहरुख जी से रिलेटेड है कि
कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर जी से मिलने गए थे कि हमें हैवलक की कोई मूर्ति वगैरह थी, कोई अंग्रेज 1857 का जो हैवलक उसकी मूर्ति तोड़ेंगे, तो सावरकर जी ने कहा कि इन सब चीज़ों में कोई फायदा नहीं, मूर्ति तोड़ के आपको पकड़ में जेल में डाल देंगे तो उनका फायदा होगा, तो इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं होगा। हमें क्या है कि आवश्यक क्या है कि इस चीज़ को डिफीट करना, मजार मेंटलिटी या जिहादी मेंटलिटी को डिफीट करने के लिए दो चीज़, कि हमें हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज करना होगा, स्ट्रक्चर में डालना होगा, है ना, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए क्या है, आपको ऑर्गेनाइज नहीं होगे, स्ट्रक्चर नहीं होगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। हैफजर्ड वे में हल्ला गुल्ला चर्चा करके, जैसे है ना बारिश हो रही है तो आपको पानी को रोकने के लिए मेढ़ बनाना पड़ता है, खेत को तैयार करना, तभी कोई फायदा होगा। इसलिए ऐसे हल्के फुल्के कामों से हिंदू समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। अच्छा, वर्शिप एक्ट का हम जिक्र कर रहे थे अभी इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले भी। वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए, इसको लेकर कई दरख्वास्त कोर्ट में लगाई गई हैं, लेकिन इस वर्शिप एक्ट के होते हुए भी तमाम जगहों के सर्वे हुए हैं, हमने देखा है। इसका खत्म हो जाना ठीक रहेगा? देखिए क्या है, वर्शिप एक्ट तो खत्म होना ही चाहिए, लेकिन अब क्या है कि एक सिस्टम के अंदर आ गया है, तो उसको खत्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, उसको पूरा करना पड़ेगा। देखो खत्म करना है, आर्टिकल 370 भी खत्म हुआ ना, लेकिन इतना इजी नहीं था ना, सारा प्रोसेस फॉलो किया गया ना। तो इसके लिए जो एक बार सिस्टम में घुस गया है तो इसको भी खत्म होना है, खत्म करना है, लेकिन उसके लिए केवल हवाबाजी करने से नहीं होगा, उसको उस तरह से सिस्टम प्रोसेस में जाके करना होगा। और कई लोग जो उतावले में जो कदम लेते हैं उससे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे अभी द प्लेसेस वर्शिप एक्ट को आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन कर दिया वो, क्योंकि एक व्यक्ति क्या मतलब है इसका? अब इस पे कुछ नहीं हो सकता। जब तक उस पर निर्णय नहीं होगा तब तक जो देखो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए काशी विश्वनाथ का सर्वे हुआ, संभल का सर्वे हुआ, सबको पता लगा, काम भी हुए बहुत सारे, ये सब प्लेसेस वर्शिप। अब हमारे एक व्यक्ति ने जाकर के कोर्ट में चले गए, PIL फाइट करके प्लेसेस वर्शिप ठहराओ, सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल गया, जो भी जजेस, तो जब जजेस भी तो अपने अपने ओपिनियन बायसेस हैं, उन्होंने इस पर अभी स्टे लगा दिया कि जब तक निर्णय नहीं हो तब तक कोई सर्वे वगैरह नहीं होगा। तो हम फंस गए, जो अच्छा भला काम चल रहा था रुक गया। ठीक है। अच्छा, अपने धर्म को पूजना या अपनी आरतियों में जिस तरीके से हम गाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो तो गलत नहीं है? नहीं, ये तो क्या फिर है? मस्जिदों से अगर जो भी ये लोग बोलते हैं, ये गलत कैसे है कि लाउड स्पीकर उतार के ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए? क्या था कि आप अपने घर के अंदर अपने मस्जिद में पूजा करो तो ठीक है, नमाज मैं अपने मस्जिद में नमाज करते हैं वो सब करो, उसमें कोई अंतर नहीं है, हमें कोई किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति क्या है कि मस्जिदों में आप इस तरह की जो बातें करते जो समाज को हेट्रेड फैलाता है। आप देखते हो जितने दंगे होते हैं फ्राइडे का जो मॉस्क होता है ना, तो आप सोच सकते हो फ्राइडे का मॉस्क जो है ना वो रिलीजियस कांग्रेगेशन नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल कांग्रेगेशन में बदल जाता है। तो ये चिंता का विषय, ये संकट है, ये चैलेंजिंग है। ये फ्राइडे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हर फ्राइडे सबके लिए। आप पुलिस से पूछो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये जो होता है मस्जिदों में अवैध गतिविधि होती है, मस्जिदों में जो हथियारें मिलते हैं, ये सब अच्छे नहीं है। ये संकट का चैलेंजिंग चीज़ है, यानी ये खतरा है। अच्छा, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, कुछ लोग मदरसों को भी चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि मदरसे बंद कर दिए जाने चाहिए। जबकि अगर मैं किसी मुसलमान से बात करती हूँ अपने ऑफिस में या कहीं अपने नोन में, तो वो कहते हैं कि हमको तो दीनी तालीम मदरसों में दी जाती है। उस पर क्या आपत्ति? ऐसा है, देखो क्या है, आप बचपन से बच्चों को ले जा करके मदरसे में पढ़ा रहे हो कि पृथ्वी चपटी है। मदरसे में आप पढ़ा रहे हो ना कि पृथ्वी चपटी है, वीडियोस तो ऐसे ही वायरल होते हैं। हाँ, है ना। नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, कुरान ही तो पढ़ा रहे हो। कुरान में लिखा है कि इधर पृथ्वी, कुरान में लिखा है पृथ्वी चपटी है। तो आप ये सब चीज आज के 21st सेंचुरीज में पढ़ा रहे हो, तो आप तो उसको पीछे ले जा रहे हो ना भाई, आप उसको डार्क एज में ले जा रहे हो। हमें क्या है कि ठीक है आप रिलीजियस एजुकेशन दो, लेकिन साथ साथ आज के समाज के लिए भी रिलेवेंट एजुकेशन तो मदरसे में दो। वो आप नहीं देते हो। आप जाके किसी सर्वे कर लो मदरसे में जाकर के, पता चल जाएगा क्या पढ़ा रहे हो उसके अंदर। यही दुर्भाग्यपूर्ण है ना। देखो आप यूरोप में यू हैव टू अप्रिशिएट वन थिंग, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वगैरह जो है ना, पहले शुरुआती में सब चर्च के स्कूल वगैरह हुआ करते थे। आज देखो कितने बड़े बन गए। तो उन्होंने अपने स्कूल को भी रखा है, डिविनिटी कॉलेजेस भी लिखा, लेकिन साथ में मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी भी सब पढ़ाया है ना। अब आप देखो इनके कौन से मदरसा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया भारत में,
है ना। तो अब मदरसे का मतलब है एजुकेशन, है ना। अब वो एजुकेशन केवल रिलीजियस एजुकेशन ही पढ़ाओगे तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे हमारे यहाँ भी तो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, लेकिन सब चीज़ पढ़ाते हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ भी गुरुकुल है, उसमें हर चीज़ पढ़ाते हैं। वैसा आप नहीं पढ़ाते हैं, आप तो उसको बैकवर्ड कर रहे हो, आदमी को ले जा रहे हो। और फिर जब बंद करने और के अभी बाद देखो, आप भी सरप्राइज करो, एक लड़का मुझे मिला कि अल्लाह ने या पैगंबर, मुझे एग्जैक्ट वर्ड, अल्लाह ने या पैगंबर ने चंद्रमा पर तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया, है ना। और काटने के बाद जोड़ दिया, और इसे गड्ढे उड्ढे हैं ना उसके कारण से पड़े हुए। तो अब देखो ये सब चीज़ें कितनी इरेशनल बातें हैं, तो ये सब चीज़ पढ़ाते हैं। तो अगर मदरसों को बंद करने की बात उठे या मदरसों को बंद करने की मांग उठे तो फिर आर्टिकल 30 का हवाला दे देते हैं। नहीं, आर्टिकल 30, देखो आर्टिकल 30 क्या है कि आपको मिस यूज हुआ। आर्टिकल 30 है, आपको रिलीजन को पढ़ाने की छूट है, तो पढ़ाना चाहिए। तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, आप रिलीजन पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ उनको आजीविका चलने के लिए समाज में आज के कंटेम्प्रेरी नॉलेज भी तो दो उसके अंदर। वो नॉलेज नहीं दे रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा जनरेशन अनप्रोडक्टिव पैदा कर रहे हो, जो बर्डन है समाज के ऊपर, है ना। आप समझ रहे हो, देख रहे हो कि ऐसा जनरेशन पैदा कर रहे हो जो बर्डन है, अनप्रोडक्टिव है। अच्छा, आपको नहीं लगता स्वामी जी कि जो मुस्लिम समुदाय है और जो पेरेंट्स हैं उनको अब इस चीज को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन को, ना कि मौलानाओं के भरोसे छोड़ देना चाहिए? अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि इस्लाम इतना स्ट्रक्चर्ड, अंदर से ऑर्गेनाइज है कि वो लोग जो पेरेंट्स भी है ना, ऐसे ही ब्रेन वास्ट हैं, पेरेंट्स भी वैसे ही ब्रेन वास्ट हैं। इसलिए मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा कि जो भी रिलेवेंट एजुकेशन है समाज को, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अच्छी शिक्षा मिले, और प्रैक्टिकल शिक्षा मिले, थियोरेटिकल नहीं, उपयोगी शिक्षा मिले, जो एम्प्लॉयमेंट भी हो, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। लेकिन ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल बड़ा क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताओ, मैं एक मुस्लिम कंट्री में लेक्चर दे रहा था, मैं अंग्रेजी में दे रहा था, तो मैंने बोला द सोसाइटी विच प्रे मोर इज ए बैकवर्ड। जो समाज ज़्यादा पूजा पाठ करता है बैकवर्ड रहता है। तो उन्होंने बोला कि गिव एग्जाम्पल। मैं, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल, यू प्रे 5 टाइम नमाज, आप 5 बार नमाज पढ़ते हो, है ना, 5 बार नमाज पढ़ते हो। आपका ह्यूमन सोसाइटी में मॉडर्न टाइम में क्या कंट्रीब्यूशन है? टेल मी। नॉट ए सिंगल नोबेल प्राइज इन फिजिक्स केमिस्ट्री यू हैव क्रिएटेड, है ना। आपने कोई भी नहीं पैदा किया। एक पाकिस्तानी आदमी को मिला था नोबेल प्राइज, उसको भी आपने डिनाउंस कर दिया, उसको तो मुसलमान मानते नहीं, अहमदिया मानते हो। तो आपको कोई कंट्रीब्यूशन मॉडर्न टाइम में समाज को अपलिफ्ट करने, कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन आपने नहीं किया। एंड व्हाट यू प्रोड्यूस एवरीबडी नोज। मैंने नहीं बताया कि आप टेररिस्ट पैदा करते हो, नहीं तो पकड़ लेते। तो मैंने कहा व्हाट यू प्रोड्यूस एवरीबडी नोज। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है वहाँ पर। पूरा समाज को अपलिफ्ट करने का दृष्टि नहीं है। कहीं पर मुझे बताओ दो एक भी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पीसफुल है, पर इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ये तो इसको ब्रांडिंग कहते हैं ना आज के भाषा में, जिसको ब्रांडिंग कहते हैं। कि ओरिजिनली क्या था, ईसाई वेस्टर्न स्कॉलर उनको लिखा मोहम्मडनिज्म, तो उन्होंने बोला नहीं, ऑब्जेक्टेड कि वी आर नॉट मोहम्मदन, वी आर इस्लाम, माने रिलीजन ऑफ पीस, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्टिस्ट अपने आप को लेफ्टिस्ट क्यों कहते हैं, लिबरल क्यों कहते हैं, कि अपना है लिबरल नहीं है। किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं किया है ना। सारे कम्युनिस्ट कंट्री ऑपरेसिव थे। आज भी जाके देखो नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल देख लो ना, बिल्कुल ऑपरेसिव है। लेकिन क्योंकि अंदर से खोखले हैं, अंदर से झूठे हैं, लेकिन अपने आप की ब्रांडिंग जो है ना, वो ऐसे शब्द करते हैं कि हम अच्छे हैं। हमें इसको भी एक्सपोज करना है। जहां पर हिंदू हैं वहां हिंदुओं के साथ संघर्ष है, जहां शिया हैं वहां शियाओं के साथ संघर्ष है, जहां अहमदियां हैं वहां उनसे लड़ना है, जहां बलूची हैं वहां उनसे लड़ना है। वो तो मैं उनको बोलता हूँ कि सिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता, सुन्नी सिया को मुसलमान नहीं मानता है, और दोनों आपस में शुरू से लड़ रहे हैं। मोहम्मद साहब के जस्ट मरने के बाद से ही लड़ रहे हैं। और हम सिया सुन्नी दोनों मिल करके अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते। और ये सारे मिलके फिर हिंदुओं को काफिर मानते हैं। हाँ, काफिर तो हम लोग को मानते ही, शुरू से ही मानते हैं। हम ही नहीं, कोई सारी दुनिया को काफिर मानते हैं। जो इस्लाम में नहीं मानते उसको काफिर मानते हैं। अच्छा, हर एक किताब जो भी लिखी जाती है या जो भी समाज में आती है वो एक मैसेज देने का काम करती है। क्या आपकी इस किताब से ये मैसेज जो डिवाइड हो रखा है हमारे देश में, भाई हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ये अलग वो अलग,
जोड़ने का काम करेगा अगर इसे पढ़ा जाए तो। नहीं, इसको नहीं, देखो ये पुस्तक उसकी बात नहीं करते, पुस्तक क्या फंडामेंटल चीज़ पर बात करता है। कोई भी देश समाज आगे बढ़ना चाहता है, शक्तिशाली समर्थ होना चाहता है, सिविलाइजेशन इंप्रूव करना चाहता है, तो ये चीज़ फॉलो करना, अगर हिंदू मुसलमान सबको इसको फॉलो करना चाहिए। इसके तो नाम में ही हिंदू है। हाँ नाम, क्योंकि इसलिए नाम, ये हिंदुओं का थॉट है ना भाई। ये थॉट प्रोसेस मैं हाइड नहीं करना चाहता। देखो क्या है, बहुत सारे मॉडर्न लोग जो है ना, हिंदू नॉलेज को बेचते तो हैं लेकिन हिंदू नॉलेज को रिकग्नाइज नहीं करते, है ना। ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? तो ये तो हिंदुओं का नॉलेज है, तो उन्हीं को रिकग्नाइज होना चाहिए, तो इसलिए उसका नाम हमने हिंदू मैनिफेस्टो दिया है। इसको हाइड करने की जरूरत की कि लोग बोले नहीं योग का तो हिंदू से कोई संबंध नहीं है तो ऋषियों की ज्ञान है, हिंदू का ज्ञान है, और जो कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा फायदा मिल रहा चाहे है, वो कोई भी। हाँ रिकग्नाइज करना चाहिए। तो हमने तो हाँ, लेकिन हम कहते हैं हिंदुओं का ज्ञान है, लेकिन ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, हम कहते हैं ज्ञान सबके लिए है। सबके लिए है। और वो लेने वाला होना चाहिए। हाँ, लेने वाला होना चाहिए। अच्छा, रामनवमी पे या हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकलती है उन पर पत्थरबाजी, बंगाल हम देख रहे हैं वक्फ कानून को लेकर, मतलब मुझे लग रहा है 1-1.5 हफ्ता हो गया है और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सारी चीजों पर आपको क्या लगता है कैसे लगाम लग सकती है? कारण क्या है कि ये इन लोगों की पहले से ही आदत बनी हुई है ना, ये सब तो बहुत स्ट्रांगली इनको डील करना पड़ेगा ना। देखो कहीं पर भी देखो, कई जगह स्ट्रांग मुस्लिम कंट्री है ना, वहाँ पर वो पत्थरबाजी नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत स्ट्रांग इन्फोर्स किया जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे जो अराजक तत्व जो रिलीजन के नाम पर पत्थरबाजी करते हैं उनको इतना स्ट्रांग से डील करना चाहिए और रुक जाएगा। जैसे योगी जी के आने के बाद बहुत हद तक ये बहुत सारा चीज़ यूपी में रुक गया है। बंगाल में इसलिए हो रहा है कि ममता बनर्जी अपने वोट के लिए इनको हवा देती है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी संख्या हिंदू भी हैं उसको वोट देते हैं, जैसे मुसलमानों और हिंदुओं की वोट मिलकर जीत जाती है। वो बंगालीज वाला चलता है ना वहाँ पर, बंगाली भाषा वाला चलता है। ऐसा भाषा नहीं चलता है, भाषावाद नहीं है वहाँ पर। कोई भाषावाद, झूठ माट की फेक बात है। वहाँ देखो 40% तो उसको ममता को जो वोट मिलता है, मुसलमानों का लगभग 90% वोट मिल जाता है, थोड़ा हिंदू भी वोट मिल ही जाता है, इस कारण से जीत जाती हैं। आप देखो ग्रेटर कलकत्ता का रीजन में जहाँ इतने सीटें एक भी बीजेपी नहीं जीत पाई, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, मैं बता रहा हूँ, आप सोच सकते हो कि कैसा वहाँ पर मेंटलिटी है। और साउथ में भी बीजेपी का खाता नहीं खुलता। साउथ में आरएसएस और वीएचपी की क्या प्लानिंग है? देखो हमारा काम तो चल रहा है, और देखो खाता खुलता कई बार ऐसा नहीं, उसका असर देखो हम केवल पॉलिटिकल चीज़ के लिए नहीं करते, लेकिन हिंदू जागरण होता है, संगठन होता है, उसका असर होता है। तो पहले के मुकाबले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और इवन केरला में भी हिंदू अवेकनिंग बढ़ा है, हिंदू शक्ति बढ़ा है, खड़ा हो रहा है, थोड़ा और टाइम लगेगा। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहां पर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं। मैंने देखा है वहां पर लोग सुबह शाम मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, सारी चीजें हैं वहां पर, नारियल हमसे ज्यादा फोड़ते हैं वो लोग। ऐसा है, लेकिन बीजेपी को वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी की कनेक्शन की बात नहीं, बीजेपी का कनेक्ट देखो, रिलीजियस हिंदू बनना बड़ा इजी है, चुपचाप पूजा पाठ करना, नहीं चुनाव की बात, हम कहते रिलीजियस हिंदू बनना बड़ा इजी है क्योंकि वो सेफ है ना। लेकिन पॉलिटिकली अवेकन हिंदू बनना है ना, देखो इस पुस्तक में हमने दिया है उसी चीज़ को ना। मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ कि ये मंथा सिंड्रोम से हमें बाहर निकलना है। मंथा सिंड्रोम क्या है? मंथरा कहती है कि जब भगवान राम के राज्याभिषेक होता है तो मंथरा तो उनकी सेविका थी ना, कैकेयी की सेविका, दासी, जो भी मेड कह सकते हैं, वो जाके कैकेयी को न्यूज़ देती है कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कैकेयी बहुत खुश होकर अपना गोल्ड बैंगल, जिसको कंगन निकाल के उसको दे दी गिफ्ट, तुमने हम अच्छा न्यूज़ दिया। तो क्या बोलती है? अरे मूढ़मती, अकल नहीं है ना। तुलसीदास ने उस शब्द को लिखा, कोई हो ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए मैं तो दासी की दासी बनी रहूंगी, तुम्हारा स्टेटस बदलेगा ना। तो इस चीज को हमारे समाज में बहुत ज्यादा नहीं, कोई नहीं हो ही हमें क्या हानि, ये जो पॉलिटिक्स से हमारा दूरी रखना, अलूफ रहना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। साउथ में यही है, साउथ के हिंदू रिलीजियस हिंदू तो हैं, पूजा पाठ करने वाले हिंदू हैं, लेकिन अवेकन हिंदू, पॉलिटिकल अवेकन हिंदू नहीं है, जिसको मैंने पुस्तक में लिखा है कि देखो महाभारत में युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे भीष्म पितामह, सर्वे विद्या राजधर्म से युक्ता, सभी विद्याओं में राजधर्म युक्त है, इसके बिना सभी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा, यह राजधर्म सभी लोकों में प्रविष्ट है, ऐसा कोई भी जगह नहीं इसके खाली है। स्वर्ग लोक, भूलोक, ऑफिस, सब जगह है ना।
सर्वे धर्मे प्रधान, इसलिए सभी धर्मों से प्रधान की सबको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है। सर्वे पदा हस्ती पद, जैसे हाथी के पैर में सब समा जाते हैं वैसे पॉलिटिक्स में समा जाते हैं। इसलिए हिंदुओं को पॉलिटिकली अवेकन होकर के, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, अपने भविष्य के लिए हमारे क्या चैलेंज है, क्या हमारे शत्रु हैं, कौन हमारे मित्र है, इसका बोध करके वैसी एक्टिविटी करना चाहिए जिससे कि हमारे एंटी फोर्सेस को हम डिफीट कर सकें। और डेमोक्रेटिकली ये संभव है भारत के अंदर। अवेकनिंग की बात है, देखो उत्तर भारत में भी नहीं था ना पहले, 30 साल पहले क्या थे, तो राम जन्मभूमि का मूवमेंट का असर इधर हुआ, उसका रिजल्ट दिखाई दिया। अब यहाँ खड़ा भी हो रहा है तो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस भी हो रहा है, यूपी आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पेरस बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी होगा। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है डीएमके क्या है, पूरा करप्ट लोगों का समुदाय है ना, इतने वर्षों से लूट रहे हैं, एक परिवार को फायदा हो रहा है और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चला रहे हैं, और फिर भी लोगों को अपना इनकम्पिटेंसी, करप्शन को हाइड करने के लिए उत्तर दक्षिण, एंटी हिंदी, ये सब बातें करते हैं। वहां पर लोकल मुद्दे ज्यादा हावी है ना, और इसीलिए जो वहां की पार्टीज हैं पकड़ बनाने में कामयाब है। लोकल मुद्दे हावी नहीं, कोई मुद्दा नहीं है वहाँ। क्या है, ये पॉलिटिशियन लोगों ने अपने अपने कास्ट की पॉलिटिक्स बनाकर के उसको रेजिमेंटेड कर दिया है, और उसको सब पैसे से जोड़ दिया हुआ है ना। पैसा दो, इतने लोग वहाँ तो कहते हैं कि एक छोटा नोट दे देते हैं नया, उस पर नंबर होता है, जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद जाकर वोट कलेक्ट। तो हाँ, चुनाव पैसे के बल पर लड़ा जाता है। पर केरल में तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है, हाँ, और वहां पर अगर बीजेपी नहीं जीतती है उसका तो कारण यानी कि पढ़े लिखे लोग बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। कारण क्या है कि वहाँ देखो ना, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो ऑलरेडी 20-25% मुस्लिम वोट है जो कि इन ब्लॉक मिलता है, ठीक है, उतना ही लगभग 20% क्रिश्चियन वोट है, तो आप हिंदू तो लगभग 50% हो गए। अब हिंदू 3 हिस्सों में बटा हुआ है, बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट में बटा हुआ है। तो जिधर उन दोनों का वोट शेयर ज्यादा तो जीत जाता है। बीजेपी को अभी ये थोड़ा लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा केरल में, और स्पेशली हिंदुओं को भी देखना होगा। हिंदुओं को भी अगर केरल को बचाना है तो यूनाइटेड होकर, पॉलिटिकली अवेयर होकर उनको वोट करना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी में आपको कोई हिंदू नेता नजर नहीं आता? अबे तो आप मंदिर सब तो वो भी जाते हैं। ऐसा है, एक तो सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी कब क्या बोलते रहते हैं, कोई हिंदू नेता वाला उसके अंदर गुण ही नहीं है। वो तो क्या चुनावी, वो मंदिर में चले जाते हैं चुनावी समय में, नहीं तो उनका कोई हिंदू का है, वो तो उनका सारा काम हिंदुओं के विरोध का है, हिंदुओं को डैमेज करने का है। आजकल तो अननेसेसरी बातें सारे जो कर रहे हैं तो हिंदू के एंटी हिंदू बातें, तो हिंदू नेता कैसे हो सकते हैं? आपको लगता है कि आम जनता तक ये मैसेज पहुंच गया है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू है? देखो अभी बहुत एक मैं मानता हूँ 50% पॉपुलेशन, 30-40% पॉपुलेशन जानती है कि राहुल गांधी एंटी हिंदू है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या क्या है भारत में, अभी भी अवेकन नहीं है कि भारत इतना बड़ा देश है ना, कि आप गांव में जाओगे, सर्वे करोगे तो पता चलेगा कि आज भी बहुत सारे लोग उसके बड़े भक्त हैं। बड़े भक्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेसी हैं। हाँ, कांग्रेसी, पक्के कांग्रेसी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। गांव में क्या है, हम लोग अर्बन लोग शहर में बैठ करके सोचते हैं, यानी गांव में जाके देखो, चर्चा करो तब पता चलेगा। सही आपको बता रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग, देखो हमारे यहाँ वोटिंग कैसे होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा था कार्यालय के लिए, तो टैक्सी लेके आया, तो जैसे मैं बात करता हूँ तो टैक्सी वाले चलाने वाले का कोई नाम, मैंने पूछा क्या नाम है, तो उसने बोला मैं ना ये नाम है, यादव सरनेम था। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ योगी जी कैसे काम कर रहे हैं यूपी में? तो बोले मैं बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा वोट दोगे ना अगले चुनाव में? बोला नहीं, वोट नहीं दूंगा। यादव है, देखो प्रशंसा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वोट नहीं दूंगा। क्यों नहीं वोट दोगे? नहीं, हम यादव है ना, हमारा वोट तो अखिलेश को ही जाएगा। तो ये मान लीजिए, तो ये जो जाति में बटे हुए लोग हैं, नहीं इसके लिए ये तो मैं सोचती थी सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। नहीं, ये हर जगह है क्या? ये बिहार को तो बदनाम कर दिया गया है। देखो तमिलनाडु में कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा है, वहाँ हर कास्ट की तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। आंध्र प्रदेश में कास्ट की पॉलिटिक्स चलती है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट की है। कर्नाटक में भी कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी है ना। ये तीनों जहाँ सबसे ज़्यादा कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी है। उत्तर भारत में कास्ट पॉलिटिक्स तो बाद में आया, माने मेन स्ट्रीम में कास्ट पॉलिटिक्स था, लेकिन डोमिनेंट स्ट्रक्चर तो बाद में, खासकर 90 के बाद से जब मुलायम सिंह, लालू वगैरह पॉलिटिक्स में बड़े डोमिनेंट होकर तब आया। अब हमें क्या है, हिंदुओं को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जो मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ कि ये जो हमारे कथाकार, प्रवचनकार राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी करते, इससे हिंदू समाज को कोई फायदा नहीं होना। हमें पॉलिटिकली अवेकन हिंदू खड़ा करना है।
जो अपने क्या अच्छा है बुरा है इस पर चर्चा करके वैसा निर्णय करे। आज भी हम इस देश में 80% है, 80% में 60% भी हम Unite हो गए। पॉलिटिकल अवेकन हो गए, वैसा सोच करके दृष्टि दे तो हमारे सारे शत्रुओं को डेमोक्रेटिक सिस्टम से उनको हरा सकते हैं। और फेक नैरेटिव का क्या करेंगे? जो फेक नैरेटिव जैसे अखिलेश यादव की तरफ से फैलाया गया, अब पता नहीं वो फेक था नहीं था, क्योंकि खबरें ऐसी बहुत सारी आई, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में लड़ाई हो गई, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया ऐसा जाएगा। है। अभी अमित शाह ने कह दिया सदन में ऐसा- रिपीट होंगे। नहीं ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-4 चैनल हैं, है ना, उसमें चैनल 4 है, कोई मुझे लखनऊ में बैठा, 2-4 चैनल हैं, कहीं से उनको फंडिंग मिलता है या उनको सपोर्ट मिलता है, उनका केवल रात दिन यही न्यूज़ फैलाने का है वहां लड़ाई हो गई, ये वहाँ लड़ाई हो, क्योंकि वो उससे उनके व्यूअरशिप बनते, क्योंकि उनका भी एक ऑडियंस है ना, तो वो सेंसलाइजेशन न्यूज़ है। और सोशल मीडिया में आज के युग में क्या है, ये सब चीज़ें मोबाइल पर हर समय पहुंच जाती है। पहले तो हम लोग 25 पैसे का न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ते वेट करते थे अगले दिन का, भाई न्यूज़पेपर आएगा तो तो आजकल पढ़ेंगे। तो क्या है कि आपके फिंगर टिप्स पर न्यूज़ है, तो ये सब अंतर है, तो वो सब फेक नैरेटिव है। ये सब चीज़ों से भी लड़ना हमारा काम है, इन सब चीज़ों से भी लड़ना हमारा काम है। योगी आदित्यनाथ आपको लग रहा है इस बार फिर से सीएम बनेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? तो खैर भविष्यवाणी तो मैं नहीं करवाऊंगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो इकोनॉमिकली भी पहली बार 60 साल के बाद 60 साल का इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो यूपी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग प्रोसेस में था। पहली बार यूपी आगे बढ़ने लगा है ना। तो अगर यूपी जो भारत का 25 करोड़ का जनसंख्या का राज्य है, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो यूपी को आगे बढ़ना है। यूपी को आगे बढ़ना है तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो ईमानदार है, कर्मठ है, उनको यूपी को दोबारा जिताकर अच्छी तरह से लाना होगा। इसके अलावा मैं लास्ट में बस खत्म करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट को आपकी किताब के साथ। ये किताब कब तक पूरी कर देंगे? कब तक किताब मार्केट में आ तो जाएगी? पूरी हो गई है, ठीक है, 26 अप्रैल को पुस्तक रिलीज हो रही है। ठीक है। और ये इस पुस्तक को प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो पहले तीन मूर्ति भवन कहते हैं, वहाँ पर परम पूजनीय सरसंघचालक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत जी इस पुस्तक को रिलीज कर रहे हैं। तो अब पुस्तक तो रेडी है और मैं समझता पब्लिशर ने ऑनलाइन भी इसका बुकिंग शुरू कर दिया है, तो लोग इसको पढ़ें। और मैं तो कहता इसको पढ़ कर के लोग इसको बांटें, पढ़ें, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज और समाज में जगह जगह स्टडी सर्कल ग्रुप सर्कल बनाकर चर्चा करें कि देखो कितना इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस हमारे शास्त्रों में उस जमाने में था। मैं आपको बोर नहीं हो जाए, आपको ये सब जो आपका ऑडियंस है, देखो हमारा कहा उस आज के रिलेवेंट में बता रहा हूँ। कहता इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि सत्वम ही मूलम अर्थस्य। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये 5000 साल पहले की बात है। करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, इसकी बात करता है। लक्ष्मी कहती है न कर्मणि बसाई में, आलसी घर में नहीं रहती। फिर कहता टैक्सेशन के बारे में कहते हैं टैक्स कैसे लगाओ, ये सबके लिए है। पहले रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी उसमें क्या यूज़ किया, उसका कितना सेल्फ परचेज है, और फिर बिजनेसमैन का क्या सर्वाइवल है। ऐसे सोच कर टैक्सेस उस पर लगाओ। फिर कहता है बिजनेसमैन फार्मर जब डिस्ट्रेस में हो तो स्टेट का रोल है कि उनको सपोर्ट करो। फिर जब स्टेट कभी डिस्ट्रेस में है तो इनको काम है उनको सपोर्ट करना। फिर जब फार्मर या कोई भी लोन लेता है स्टेट से, उसका काम है धीरे धीरे वापस करना। सब चीज़ हमने सब दिया है। तो आज के लिए, आज के समाज के लिए रिलेवेंट है, जो आज भी ठीक से पालन कर। बहुत अच्छा लिखता है। टैक्सेशन क्या है, कहता है जैसे सूर्य पानी को सोख करके ऊपर ले जाता है और फिर दोबारा वर्षा के रूप में रिटर्न कर दे, टैक्सेशन ही है कि टैक्सेशन को समाज से लेकर के वापस रिटर्न करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, एजुकेशन, वेलफेयर, हेल्थ केयर। ट्रू, सही कहा आपने। द हिंदू मैनिफेस्टो, ये किताब 26 अप्रैल को, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, रिलीज हो रही है। आप तक पहुंच पाएगी, आप इसे पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है और ज़्यादा विचार खुलेंगे, और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया जो कि डाउट्स रहते हैं हम लोगों के। सेक्युलर हिंदू, सेक्युलर लिबरल, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक समझ में आई। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।